देखो दिव्यांशी, कुछ लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं, तो तुम उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से पढ़ाई कर लो उससे। तो अब अपन जो देख रहे हैं, पिछली वाली क्लास में अपन ने देखा था कि आर और एस इनैंशियोमर तो दोनों ही 50-50% हो, तो उसे बोला जाता है रेसेमिक मिक्सचर। उसे बोला जाएगा रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, देखो कैसे। मान लो अपने पास ये कर्ल सेंटर है, ये CH2OH, ये वेज पोजीशन पे OH और डैश पोजीशन पे H। और एक दूसरा एनेंटियोमर है जिसमें वेज पोजीशन पे H है और डैश पोजीशन पे OH। यहाँ पे आपका CHO, यहाँ पे आपका CH2OH। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों का रोटेशन निकालते हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, डैश पे। तो हमें बस रोटेशन देखना है 1 2 3 क्लॉकवाइज। इसका मतलब रोटेशन क्या हो जाएगा, R। ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें भी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे, वेज पोजीशन पे। तो हमें अपना रोटेशन चेंज करना होगा। 1 2 3 क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन ये क्या बनेगा, आर का एस हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पर है, वेज पोजीशन पे। तो इसका रोटेशन आ गया एस। और मैं तुम्हें यदि कहूं कि इस वाले केस के अंदर हमने दोनों को ही 50-50% लिया है, दोनों ही 50% लिया है, तो यदि दोनों ही 50% ले लेंगे, ठीक है, तो दोनों 50% लेने से क्या होगा कि भाई जितना अपन ने आर कंपोनेंट लिया उतना ही एस कंपोनेंट है। तो क्या वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं हो जाएंगे। देखो, मान लो 50 लोग मिलके 50% मिलके किसी चीज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और वही दूसरे 50 लोग क्या कर रहे हैं, सेम स्ट्रेंथ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो क्या ओवरऑल कोई मूवमेंट दिखेगा, नहीं होगा ना। भी एक क्लॉकवाइज में कर रहा है और उतना ही फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में लग जाए, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब जब भी हमारे पास इनैंशियोमर, आपको पता होगा ये 1 और ये 2 आपस में इनैंशियोमर है। तो whenever enantiomer are in the ratio of 1:1 या 50:50, then the mixture is called as racemic mixture। और racemic mixture क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इक्वल कंपोजिशन, of enantiomers is called as racemic mixture। In this mixture, individual enantiomer are optically active, but 50-50 mixture
of enantiomer are optically inactive. आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इनैंशियोमर का मिक्सचर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक अपन क्वेश्चंस के थ्रू भी चीजें समझते हैं। जैसे देखो, ये Cl है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपको कहा जाता है कि H2 अटैक करेगा, और जो ये रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से जाएगी। ऐसा क्वेश्चन में कहा जाता है कि ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जा रही है, तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो देखो, यदि ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से जाएगी, तो SN1 मैकेनिज्म पहला स्टेप क्या होता है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। यदि आपका लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक क्लासिकल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो हमें पता है कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, लेकिन ये रीअरेंज नहीं होगा, पहले से ही स्टेबल है। तो हमारे इस कार्बोकैटायन पे हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है H2। H2 का लोन पेयर जो है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा। अब हमें पता है कि ये जो कार्बोकैटायन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो चुका है। sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्पीसीज क्या करेगा, इस तरीके से रहेगा, ये हाइड्रोजन और ये इस तरीके से मिथाइल। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन है इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये प्योर पी ऑर्बिटल बन चुका है। पी ऑर्बिटल में प्लस और नेगेटिव फेज होती है, उस तरीके से फेज दिखाया, दैट्स इट, है ना, कुछ नहीं और। तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है H2। तो H2 जो न्यूक्लियोफाइल है वो चाहता है कि मैं अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर दूं, डोनेट कर दूं। तो जैसे ही ये लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तो ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, अप साइड से भी अटैक कर सकता है, और डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों से अटैक कर सकता है। अब तुम कहोगे सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ऊपर से अटैक करे या नीचे से, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो सोच लो, यदि अप साइड अटैक होता है, यदि ऊपर से अटैक होगा, तो वेज पोजीशन पे मतलब ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्या लग जाएगा आपका, H2। H2 अटैक करेगा बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एट द एंड तो अपने पास OH लगेगा। और डैश पोजीशन पे कौन रहेगा, हाइड्रोजन। अच्छा, इसी के साथ यदि वो डाउन साइड पे अटैक करे, डाउन साइड अटैक करे मतलब नीचे की तरफ अटैक कर दे, तो नीचे की तरफ अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके, OH। और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, H। ठीक है। ऊपर की तरफ आपका लग गया हाइड्रोजन और नीचे की तरफ लग गया OH। तो देखो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपस में इनैंशियोमर है, 1 2 3, 1 2 3। ये आर रोटेशन शो कर रहा है इसमें, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, आर का एस हो जाएगा, राइट। तो एक आर रोटेशन कर रहा है और एक एस रोटेशन कर रहा है। यदि इन प्रोडक्ट का अमाउंट 50:50 हो, यदि इनके प्रोडक्ट का अमाउंट 50:50 हो, तो इसे अपन क्या बोलेंगे,
रेसेमिक मिक्सचर, क्या बोलेंगे? रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर वो होंगे जो दो इनैंशियोमर के पेयर हों, दोनों ही 50-50 हो। ठीक है। अब देखो अंदर की बात देखते हैं। जनरली 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता। जनरली 100% रेसिमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों? देखो, हमने इस मैकेनिज्म में या इस प्रोसेस के दौरान एक कार्बोकैटायन फॉर्म किया था, है ना? तो पहले अपन ऐसे देख लेते हैं, एकदम स्टार्टिंग से ही सोचते हैं। हमने क्या किया था? वेज पोजीशन पर हमारे पास क्लोरीन था और डैश पोजीशन पे मेरे पास क्या था? हाइड्रोजन। तो मेरे इस स्टेप में होता है क्या है, मेरा जो क्लोरीन है वो पहले स्टेप में निकल जाता है। तो जैसे ही वो निकलेगा, रिमूव होगा, तो उस दौरान क्या होगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव आने लगेगा और जो वैज पोजीशन पे जो Cl निकला है उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? तो थोड़े बहुत, भले ही वो लिविंग ग्रुप आपका रिमूव हो चुका है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो उसके बीच में थोड़ा बहुत क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होगा आयंस के बीच में। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो वेज पोजीशन है वो ज्यादातर ऑक्यूपाई है या सराउंडेड है या इलेक्ट्रॉन क्लाउड से थोड़ा सराउंडेड है, Cl की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा अटैकिंग ग्रुप होता है H2, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, अब क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऊपर की तरफ जब अटैक करता है तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है ना? क्लोरीन को जस्ट ऊपर की तरफ समझो, ये ट्रायगोनल प्लेनर है, कार्बन का जो sp2 सेंटर है वो ट्रायगोनल प्लेनर है, तो क्लोरीन है वो ऊपर की तरफ जैसे तैसे जा रहा है। पूरी तरह से गया नहीं क्योंकि उस पे क्या है? चार्ज है। तो हमारा जो H2 का मॉलिक्यूल है ऊपर से अटैक करेगा तो थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है? क्राउडेड आ जाता है, क्राउडेड एरिया हो जाता है। उसकी वजह से जो डाउन साइड अटैक है वो थोड़ा क्या होता है? मोर फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लेस स्टेरिक रिपल्शन है, कोई रिपल्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो अटैक होता है वो मोर होता है और ये जो अटैक होता है वो क्या होता है? लेस होता है। इसकी वजह से हमें कहा जाता है कि जब इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होते समय वेज वाला जो OH है और एक स्ट्रक्चर में वेज पे H लगा देते हैं और डैश पे OH लगा देते हैं। तो जो रिटेंशन है, मतलब उसकी ही स्टीरियो ऑक्यूपाई करना जो Cl की थी, जो लिविंग ग्रुप की थी वही स्टीरियो ऑक्यूपाई करना को बोलते हैं रिटेंशन, है ना? रिटेन करना उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसको। गॉट इट? तो जो रिटेंशन वाली जो चीज है वो क्या होगी हमारे पास? थोड़ी कम होगी। लेकिन जो इन्वर्जन वाली चीज है वो क्या होगी? ज्यादा। तो रिटेंशन आपका, रिटेंशन तो होगा लेस क्योंकि रिपल्शन लग रहा है, बट इन्वर्जन क्या होगा? ज्यादा होगा। इन्वर्जन मोर होगा। इसकी वजह से इसे कहा जाता है, बुक्स में बताया जाता है कि इसका जो परसेंटेज होगा, मान लो 55 है तो इसका 45 ही होगा। मतलब 100% रेसिमाइजेशन कम ही पॉसिबल होता है। तो यदि 100% रेसिमाइजेशन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? पूरा जो मॉलिक्यूल का मिक्सचर है वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, है ना? अब इसको कैसे समझेंगे? देखो कि मान लो 55 लोग हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहे हैं और 45 ऐसे हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है, इसको मैं ऐसे लिखूं 45
+10। तो तुम्हें पता है इन 45 का इन 45 के साथ तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे लिए इफेक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो कौन होंगे, ये 10 इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जिसको हमने बताया था, क्या नाम क्या दिया था इसका, इनैंशियोमेरिक एक्सेस। इनैंशियोमेरिक एक्सेस को मैंने लिखा था परसेंटेज ऑफ आर माइनस परसेंटेज ऑफ एस और उसका मॉडुलस। जो भी परसेंटेज एस है, जो भी आर है, उन दोनों का डिफरेंस और उसमें क्या लगा दो, मॉडुलस लगा दो। ठीक है, वो होता है एनाइंशोमेरिक एक्सेस, जो कि इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे हमारे पास 55 जन कौन थे जो कि क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे थे, और 45 कौन से थे जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे थे। तो एंटी क्लॉकवाइज के 45 को क्लॉकवाइज के 45 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो वो तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल करने के बाद जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन है, 10। तो यहाँ पर अपन 55 माइनस 45 इक्वल टू 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से एनाइंशोमेरिक एक्सेस देखा जाता है। और SN1 रिएक्शन में कहा जाता है बुक्स के अंदर, जो अच्छी बुक्स हैं, कि उसमें 100% रिटेंशन, 100% रेसिमाइजेशन नहीं हो पाता। ठीक है, यदि 100% रेसिमाइजेशन हो रहा है तो उस मिक्सचर को बोला जाएगा रेसिमिक मिक्सचर, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, इसको और थोड़ा रिएक्शन से इन्वॉल्व करते हैं और सोचते हैं। मान लो मैं इस रिएक्शन के अंदर आपका बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल ले लूं। 1 मिनट दीजिएगा। तो SN2 में मैं क्या करूं, बहुत अच्छा क्या कर लूं, न्यूक्लियोफाइल ले लूं। तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस Cl को, हमें पता है जैसे Cl वेज पे है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसके लिए क्या एग्जिस्ट करता होगा, सिग्मा स्टार। ये यदि सिग्मा बॉन्ड है तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक सिग्मा स्टार भी एग्जिस्ट करता होगा। तो हमारे लिए हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उस सिग्मा स्टार में क्या करता है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जैसे ही वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो हमारा जो Cl है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो SN2 में पता है जो कंस्ट्रेंट प्रोसेस होता है, मतलब एक बॉन्ड बनेगा दूसरा बॉन्ड टूटेगा, है ना। ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है और क्या हो जाता है, Cl है हमारा जो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो Cl जो रिमूव होगा और जो हमारा OH आएगा, तो OH के आने का प्लेस Cl के जस्ट अपोजिट होने वाला है। यहाँ मतलब जैसे हमने यहाँ OH तो नहीं लिया, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया, तो हम न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप हमारा वेज पोजीशन पे था, तो हमारा अटैकिंग ग्रुप कहाँ पे आएगा, डैश पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अपोजिट आएगा। कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होता है SN2 रिएक्शन में, ये हमें बात याद रखनी है कि यदि कोई वेज पे था तो उसके डैश पे कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, जो भी आपका अटैकिंग ग्रुप है वो आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि यदि किसी का रोटेशन R आ रहा है तो उसका SN2 रिएक्शन से S आ जाएगा। ये बात हमेशा सच नहीं होती है, और इन्वर्जन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में मैक्सिमम क्या होता है, यही होता है। तो यहाँ पर इन्वर्जन का मतलब है वेज पोजीशन की जगह डैश पोजीशन पे आपका अटैकिंग ग्रुप आना। यदि डैश पे होता तो क्या हो जाता, यदि आपका ग्रुप लिविंग ग्रुप डैश पे होता
तो जो अटैकिंग ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाता है, वैज पे आ जाता है। ठीक है, ये मतलब होता है। ये मतलब नहीं होता है कि आर रोटेशन है एस हो जाएगा, और यदि एस रोटेशन है तो आर हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। इन्वर्जन का मतलब ये होता है, बात समझ में आ रही है, कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्जन कॉन्फ्लिक्ट मतलब RS रोटेशन का नहीं होता है। जो आपका स्टीरियो में कॉन्फ़िगरेशन होता है डैश और वेज, उनमें होता है इन्वर्जन। समझ में आ रही बात? तो देखो, हम क्या करते हैं, इसका रोटेशन फाइंड आउट करते हैं रिएक्टेंट का। क्लोरीन को दे देंगे नंबर 1, इथाइल को नंबर 2, मिथाइल को नंबर 3, इसको नंबर 4। 1 2 3 रोटेशन करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे अपन न्यूक्लियोफाइल, मान लो न्यूक्लियोफाइल को नंबरिंग दी जा रही है 1 2 3 4। तो 1 2 3 आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसमें कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गया, रोटेशन अपोजिट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा ही होगा। हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है। तो इन्वर्जन का मतलब रोटेशन का चेंज होना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है बट हमेशा सत्य नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट। हम रिएक्शन में इन्वॉल्व करके स्टीरियो को समझ रहे हैं कि रिएक्शन में इन्वॉल्व जब स्टीरियो होती है तब किस तरीके से देखा जाता है। अगला हमारी जो हेडिंग है वो है कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स का मतलब होता है रोटेशन अलोंग दी, रोटेशन अलोंग दी सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन होता है उन्हें कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है, नॉट ट्रू आइसोमर्स, ये ट्रू आइसोमर्स बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपसे पूछे कन्फॉर्मर्स कितने हो सकते हैं, तो अपन धीरे धीरे समझते हैं कन्फॉर्मर्स कितने हो सकते हैं। हम अभी जो एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं इथाइल का। इथाइल मतलब CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, CH3। तो हमें जो रोटेशन करना है वो सिंगल बॉन्ड से करना है, तो मैं अभी जो सिंगल बॉन्ड चुन रहा हूं वो ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ। कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है 3, और एक सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से। फिर अगेन कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन। इस तरीके से इथाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यदि मॉलिक्यूल को तुम ऐसे देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एटम को एक स्पेयर बॉल की तरह दिखा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, कार्बन को, ये कार्बन 1 बोल देते हैं, ये कार्बन 2 बोल देते हैं। तो कार्बन 1 2 को मैंने सामने रिप्रेजेंट किया, ये 1 वाला है। और इसके जस्ट पीछे, इस बॉल के जस्ट पीछे, जैसे 1 है तो इसको तुम इधर से देखोगे, इधर से देखोगे तो तुम्हें कार्बन की बॉल दिखेगी, है ना। ऊपर की तरफ हाइड्रोजन दिखेगा, लेफ्ट में हाइड्रोजन दिखेगा, राइट में हाइड्रोजन दिखेगा, राइट। और यदि तुम ऐसे सामने से देख रहे हो तो कार्बन 2 कहाँ दिखेगा, 1 वाला तो तुम्हें इधर दिख जाएगा, 2 वाला कहाँ दिखेगा, जस्ट पीछे। 1 वाला तो ये हो गया, 2 वाला क्या होगा, जस्ट पीछे होगा, इसके जस्ट पीछे। और उसमें भी क्या जुड़ा हुआ है अपने पास, मैं थोड़ा अलग पेन से बना देता हूँ। पीछे क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, इस तरीके से, है ना।
अब कन्फर्मर्स में क्या होता है, हम बॉन्ड को एक बॉन्ड को तो एक एटम को फिक्स रखते हैं और दूसरे वाले जो एटम है उसे रोटेट करते हैं। तो मैं जो जनरली करता हूँ, फर्स्ट जो फ्रंट एटम है उसे फिक्स रखो और जो पीछे वाले एटम है उन्हें धीरे धीरे रोटेट करो। तो यदि मैं पीछे वाले एटम को रोटेट करूंगा, और कितना रोटेट करना है, 60 डिग्री रोटेट करना है। अब 60 क्यों किया, ये हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अभी तो तुम ये समझो कि हमने रोटेशन किया है 60 डिग्री, फ्रंट वाले को सेम रखा है, पीछे वाले को 60 डिग्री रोटेट कर दिया है। तो पीछे वाले को यदि हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। सही है। और यदि मैं इसको और 60 डिग्री रोटेट करूं, और 60 डिग्री यदि हमें इसे रोटेट कर दें, तो क्या होगा, फ्रंट वाला तो वैसे ही रहेगा। फ्रंट वाला उसी तरीके से रहेगा, और हाइड्रोजन घूम के कहाँ जाएंगे, इधर। इस तरीके से। तो यदि मैं इसे और रोटेट करूं 60 डिग्री, तो क्या मैं कह सकता हूं, मान लेते हैं इसको ए, ये वह बी, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ ये तो वापस ए ही बन गया अपना। और यदि मैं इसको और 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे वापस बी मिल जाएगा। आया ना। बी को और 60 डिग्री रोटेट करूं तो मुझे वापस ए ही मिल जाएगा। इसका मतलब घुमा फिरा के मेरे पास दो ही स्ट्रक्चर आ रहे हैं, वो है ए और बी, है ना। अब मैं देखना चाहता हूं ए और बी में से दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। दोनों जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं उनमें से ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन है। ठीक है। देखो, जब एक बॉन्ड के पीछे जस्ट एक बॉन्ड होता है, जैसे ये बॉन्ड है, उसके जस्ट पीछे एक और बॉन्ड है, तो इन्हें बोला जाता है फुली इक्लिप्स्ड। फुली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, इसका मतलब जस्ट आगे पीछे बॉन्ड है, फुल इक्लिप्स बोला जाता है इसे। ठीक है। और जब हमारे जो ग्रुप है उनके बीच में एंगल, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाए, तो उन्हें नाम दिया जाता है गॉस। गॉस दिया जाता है। ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड का मतलब क्या होता है, कि यदि आप खड़े हो और आपकी कद काठी के जस्ट बराबर इंसान आपके जस्ट पीछे खड़ा हो, सेम कद काठी है, डुप्लीकेट, सेम कद काठी, थोड़ा इसको कलर चेंज कर देते हैं, इस तरीके से एकदम सेम है। तो यदि ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन से देख रहा है, तो क्या आपके पीछे वाला इंसान आपको दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, एकदम जस्ट पीछे है, तो वो नहीं दिखेगा। इसे बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। मतलब आगे वाले एटम की वजह से पीछे वाले एटम फुल्ली क्या हो जाते हैं, कवर अप हो जाता है। ठीक है। अब देखो, जब जब फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे अपने फुल्ली इक्लिप्स जो बनाया है वो इस तरीके से है। ये बॉन्ड है, उसके पीछे, अरे, उसके पीछे एक और बॉन्ड है। इसका मतलब थोड़ा और आसानी से भाषा में समझाऊं, तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो वो है जिससे मैं रोटेशन कर रहा हूँ, और ये पीछे मेरे पास हाइड्रोजन है, इस तरीके से। तो होता क्या है बच्चों, कि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में आपस में होता है रिपल्शन। इन्हें बोला जाता है टॉर्सनल स्ट्रेन।
यदि अपन नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन होगा मतलब जो अपने दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में आपस में रिपल्शन होगा। अरे ये कलर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो यहाँ पर एक के पीछे एक बॉन्ड होगा तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आपको रिपल्शन मैक्सिमम महसूस होगा। तो इसी तरीके से अपन देखेंगे कि हमारे पास ये तो ना हाइड्रोजन थे, ये भी थे, ये भी थे, और उनके जस्ट पीछे ये भी हाइड्रोजन है, और इनके जस्ट पीछे ये भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर तीन टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहे होंगे। जो यहाँ पर है इनके बीच में भी लग रहा होगा, यहाँ पर भी लग रहा होगा, यहाँ पर भी लग रहा होगा, और यहाँ पर भी लग रहा होगा। तो तीनों जगह पर यहाँ पर टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहा होगा। और जितना ज्यादा टॉर्शनल स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन यही अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट में क्या किया था, फ्रंट वाले को फिक्स रखा था और पीछे वाले को अपन ने किया था थोड़ा रोटेट। तो रोटेट करने से क्या होगा, ये एटम चले जाएंगे, ये बॉन्ड चले जाएंगे थोड़े थोड़े दूर, और दूर जाने की वजह से इनमें रिपल्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो थोड़ा इस तरीके से समझो कि हमारे पास ये बॉन्ड था, इसके अलोंग अपन रोटेशन कर रहे थे, और ये हमारे पास कार्बन, और जो हाइड्रोजन एकदम यहाँ पे था वो हाइड्रोजन आ चुका है यहाँ पे, इस तरीके से ब्लू के सारे बॉन्ड बनाए। तो इस तरीके से इसके अलोंग हम रोटेशन कर रहे हैं, इसके अलोंग। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमम होगा। तो मिनिमम होगा तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये मोर स्टेबल होगा। और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये लेक्चर तुम फटाफट कंप्लीट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और उसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर देखो।